गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट RRCA, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2021। इसमें हमने विभिन्न धाराएं पढ़ी और जब हमने प्रक्रिया पढ़ी तब हमने एक बात पढ़ी थी कि भूस्वामी या किराएदार को भी पक्षकार अर्जी पेश करेगा किराया अधिग्रहण में, तो वहां बार बार एक शब्द आया किराया अधिग्रहण। आज हम उसी किराया अधिग्रहण के बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे और कभी कभी यह प्रश्न शॉर्ट नोट में या विस्तृत रूप में भी आ जाता है कि किराया अधिग्रहण क्या है, इसका गठन कैसे होता है, किराया अधिग्रहण की परिभाषा क्या है और इसकी अधिकारिता क्या है। मतलब किराया अधिग्रहण को परिभाषित करते हुए इसके गठन व इसकी अधिकारिता के बारे में विस्तृत विवेचना कीजिए। तो इसी क्रम में आज हम किराया अधिग्रहण के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। किराया अधिग्रहण रेंट ट्रिब्यूनल, यह इसकी जो परिभाषा दी गई है धारा 2G में परिभाषा इसको परिभाषित किया गया है। परिभाषा में मात्र इतना कहा है कि जो धारा 13 में किराया अधिग्रहण गठित है वही किराया अधिग्रहण कहलाएगा। इसका मतलब परिभाषा, सिंपल सी परिभाषा क्या कि धारा 13 के अधीन गठित धारा 13 के अधीन जो धारा 13 में किराया अधिग्रहण का गठन हुआ है वही किराया अधिग्रहण कहलाएगा। ये तो इसकी परिभाषा। अब हम बात करते हैं धारा 13 में रेंट ट्रिब्यूनल का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल। मतलब कि किराया अधिग्रहण क्या है, परिभाषा, कैसे गठन होता है, कौन करता है, कितने होंगे और इसका जो पीठासीन अधिकारी होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, वो कौन होगा और उसका क्या काम होगा और उसकी नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी, इसके बारे में धारा 13 हमें बताती है। धारा 13 का जो सबटाइटल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल, रेंट ट्रिब्यूनल का गठन। देखो, सबसे पहले गठन कौन करेगा? आप सभी जानते हैं कि जो भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का गठन होता है वह राज्य सरकार करती है। तो किराया अधिग्रहण का गठन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। किराया अधिग्रहण का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? किराया अधिग्रहण का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, राजपत्र में अधिसूचित करके। दो बात पढ़ी, कौन करेगा? राज्य सरकार। कैसे करेगी? अधिसूचना जारी करके। नंबर 3, कितनी रेंट ट्रिब्यूनल का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा? संख्या
जितने आवश्यक हो। मतलब राज्य सरकार अगर ये चाहती है कि 4 हो तो 4, और नहीं तो जितनी संख्या होगी, जितनी राज्य सरकार खुद तय करेगी कि ये कितने होंगे। अगला कहाँ करेगी? राज्य सरकार किराया अधिकरण का गठन किस स्थान पर करेगी? ये भी राज्य सरकार के ऊपर ही छोड़ा है कि राज्य सरकार जहां आवश्यक समझे, जहां उचित प्रतीत हो राज्य सरकार को, जहां राज्य सरकार को उचित प्रतीत हो वहां राज्य सरकार किराया अधिकरण का गठन धारा 13 के अधीन कर सकती है। आगे हम बात करते हैं किराया अधिकरण के बारे में कि इसका कार्य का वितरण, इसका जो गठन किया है ये, अब इसका कार्य क्या होगा? राज्य सरकार कार्य के वितरण के बारे में, राज्य सरकार द्वारा कार्य के वितरण के बारे में किराया अधिकरण के लिए नियत किया जाएगा। कार्य राज्य सरकार द्वारा विनियमित किया जाएगा। जहां 2 रैंक टर्मिनल है वहां कार्य के वितरण के बारे में राज्य सरकार यह तय करेगी कि कौन और क्या कार्य करेगा। कौन, जब राज्य सरकार देगी तो आदेश साधारण या विशेष आदेश। मतलब किराया अधिकरण कैसे कार्य करेगा यह राज्य सरकार बताएगी। वो इस मामले में साधारण और विशेष आदेश देकर यह बात बताएगी कि कौन सा किराया अधिकरण, या एक जगह 2 है तो 2 के मामलों में किराया अधिकरण कैसे काम करेगा। अब आगे बात करते हैं किराया अधिकरण के बारे में कि किराया अधिकरण के लिए जो अधिकारी होगा उसका नाम क्या होगा? पदनाम। पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो किराया अधिकरण का अधिकारी होगा उसका नाम पीठासीन अधिकारी होगा, और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? उच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय द्वारा पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। कितने किए जाएंगे? उच्च न्यायालय द्वारा पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी केवल एक किराया अधिकरण के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, और जिसका नाम पदनाम पीठासीन अधिकारी होगा। पीठासीन अधिकारी की योग्यता, जो पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है इसकी योग्यता क्या होगी? जो किराया अधिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा उसमें पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की गई है, तो पीठासीन अधिकारी के लिए या अधिकारी बनने के लिए क्या योग्यता होगी कि किस व्यक्ति को हम पीठासीन अधिकारी के पद पर पदाविराम कर सकते हैं, उसका पदस्थापन कर सकते हैं, उसकी नियुक्ति कर सकते हैं। जो सिविल न्यायालय वरिष्ठ खंड की रैंक का हो, सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड। सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड,
ऐसा व्यक्ति पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करेगा जो सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड की से निम्न रैंक का नहीं होगा। यह राजस्थान न्यायिक सेवा का, राजस्थान जुडिशरी सर्विस आरजेएस, राजस्थान न्यायिक सेवा का कैडर जो होता है उसका सदस्य होगा, न्यायिक सेवा का सदस्य होगा और सीनियर डिवीजन सिविल जज की रैंक का होगा। उच्च न्यायालय किराया अधिकरण जो पीठासीन अधिकारी है उसको यह आदेश दे सकता है कि आप एक किरायाधीन से दूसरे किरायाधीन का, दूसरे किरायाधीन के एक किरायाधीन के कार्य के लिए आप निर्वहन करेंगे, पीठासीन अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करेंगे। एक ट्रिब्यूनल से एक किराया अधिकरण से दूसरे किराया अधिकरण के लिए आप कृत्यों का निर्वहन करेंगे। योग्यताएं सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड और एक रैंक ट्रिब्यूनल से दूसरे रैंक ट्रिब्यूनल के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए हाईकोर्ट आपको ऑथराइज कर सकता है। इस तरह हम ये देखते हैं कि किराया अधिकरण कौन होगा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किया जाएगा। गजट नोटिफिकेशन, राज्य का जो गजट होता है उसमें नोटिफाई होगा। जितने आवश्यक समझे उस स्थान पर जो उचित समझे, इसकी जो योग्यता होगी हाईकोर्ट द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी कहा जाएगा। एक ट्रिब्यूनल से दूसरे ट्रिब्यूनल के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, मतलब ट्रांसफर करने के लिए उच्च न्यायालय अधिकृत है और जो ऑथराइज करेगा काम का वो उच्च न्यायालय द्वारा ऑथराइज किया जाएगा। हमने बात की किराया अधिकरण के गठन की। अब हम बात कर रहे हैं किराया अधिकरण का जो गठन हुआ है उसका जुडिक्शन क्या रहेगा, उसका क्षेत्राधिकार क्या है। जुडिक्शन क्षेत्राधिकार या अधिकारता। किराया अधिकरण की क्या अधिकारता है, मतलब किराया अधिकरण किन मामलों में काम करेगा या किराया अधिकरण किन मामलों को सुनने की क्षमता रखता है। यह जो जुरिडिक्शन है धारा 18 में बताया गया है। धारा 18 यह कहती है कि भूस्वामी और किराएदार के बीच हुए विवादों और उनसे संबंध तथा आनुषंगिक विषयों के संबंध में फाइल की गई अर्जियों को सुनने और उनका विनिश्चय करने की अधिकारता रखता है। अर्जियों को सुनने व उनका विनिश्चय करने की अधिकारता रखता है। जो भूस्वामी और किराएदार के जो विवाद है उनको केवल और केवल रैंक ट्रिब्यूनल को ही सुनने और उनका डिसाइड करने की अधिकारता है, ना कि सिविल न्यायालय को, ना कि
ना कि सिविल न्यायालय। ध्यान से देखें, सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन किया गया है ऑब्जेक्टिव। कभी कभी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो धारा 18 में रेंट ट्रिब्यूनल को अधिकारिता दी गई है। रेंट ट्रिब्यूनल भूस्वामी और किराएदार के जो मामले हैं उनको और केवल जो हियरिंग होगी, उनका जजमेंट होगा, उनका जो विनिश्चय होगा केवल और केवल किराया अधिकरण द्वारा ही किया जाएगा, अन्य द्वारा नहीं। लेकिन जब अध्याय 2 और 3 के उपबंध इस पर लागू नहीं होते, वहां ऐसी अर्जियों में संपत्ति अंतरण अधिनियम और संविदा विधि के अन्य उपबंधों का भी ध्यान रखा जाएगा, उनका ध्यान किया जाएगा। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 और संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और 1872 के जो उपबंध है, जहां चैप्टर 2 और 3 जो हमने पढ़ी सेक्शन में, वहां उपबंध लागू नहीं है, तो वहां इनके बारे में भी प्राधिकरण इन बातों का भी विनिश्चय करने के लिए अधिकारिता रखता है, ध्यान रखेगा। और अधिक इस मामले में जो होगी स्थानीय अधिकारिता होगी, स्थानीय अधिकारिता। लोकल जुडिक्शन मतलब स्थानीय अधिकारिता से मतलब है अर्जी ऐसे किराया अधिकरण के समक्ष पेश की जाएगी जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर परिसर स्थित है। हम दोबारा रिवाइज करें इसको। किराया अधिकरण कौन होगा? जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। कौन करेगा? राज्य सरकार। कितने करेगी? जितने आवश्यक समझो। कहाँ करेंगे? जहां उचित प्रतीत हो। ओके, कार्य क्या होगा? राज्य सरकार तो करेगा, चाहे साधारण आदेश दे दे या विशेष आदेश दे दो। नियुक्ति कौन करेगा? उच्च न्यायालय द्वारा। कितने करेंगे? एक। कितनों के लिए? एक किराया अधिकरण के लिए। पीठासीन अधिकारी पदनाम कहलाएगा। योग्यता आरजीएस, सीनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन से कम का नहीं होगा। और एक रेंट ट्रिब्यूनल से दूसरे रेंट ट्रिब्यूनल में इसका स्थानांतरण, कार्य का वितरण किया जा सकता है। इसकी जो जुडिक्शन होगी, अधिकारिता होगी, इसको सुनने का जो क्षेत्राधिकार है, स्थानीय क्षेत्राधिकार है। जहां भूस्वामी और किराएदारों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो जहां प्रीमाइसिस स्थित है वहां पर इससे संबंधित विवादों को ग्रहण करने की अधिकारिता रखता है। धारा 18 इस बात का स्पष्ट कहती है। और धारा 18 में किराए से संबंधित आनुषंगिक विषय या स्पष्ट विषयों को सुनने की अधिकारिता केवल और केवल रेंट ट्रिब्यूनल को है, सिविल न्यायालय को नहीं। लेकिन जहां अध्याय 2 और 3 की बात आती है, वहां इन सिविल न्यायालयों को टीपी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो प्रावधान है, प्रक्रिया है, उसको वो ध्यान में रखेगा। और जो अधिकारिता रखता है, जुडिक्शन जिसका है, यह जो लोकल परिसर स्थित है वहां के लिए इसकी स्थानीय अधिकारिता मानी जाती है। मतलब जहां आपका प्रीमाइसिस स्थित है वहां अगर डिस्प्यूट होता है तो इस मामले में इसकी अधिकारिता रखता है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी तरह सीरियस होके स्पष्ट, अच्छी तरह धीरे धीरे बहुत याद करने की कोशिश करें और समझें। जिस तरह और कोई भी सेक्शन को आप इस तरह पढ़ें तो आपको अच्छी तरह याद हो, उसका एनालिटिक स्टडी करें तो वो जाहिर मैं समझता हूँ तो शायद वो भूलने लायक नहीं रहेगी। और आप इसका रिवीजन करें बार बार तो ये आपको याद, कंठस्थ याद हो। थैंक यू। अरे यार।